हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड, ऑल वेल। आज हम लोग यहाँ सिरसा आए हुए हैं और हम लोगों का सिरसा आने का मेन पर्पस जो था वो पुष्प से मिलने का था। पुष्प ने ऑल इंडिया सेकंड रैंक स्कोर किया है इन नवंबर 2018 एग्जामिनेशन इन सीए इंटरमीडिएट। और हमारे साथ पुष्प के साथ उनके जिगरी दोस्त जिन्होंने सीपीटी लेवल से इनका बहुत साथ दिया और इनकी इस खुशी के अंदर ये लोग भी शामिल हैं। हमारे साथ हैं ललित, हमारे साथ हैं हितेश, हमारे साथ पुष्प तो हैं ही, उसके साथ सिद्धार्थ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ही इज़ प्रेजेंटली वर्किंग इन अर्न्स्ट एंड यंग एज अ आर्टिकल। और फिर हमारे साथ मेंक हैं। ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल के अंदर अपने दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई किए हैं सिरसा से। तो हमारे साथ पुष्प गोयल हैं, ऑल इंडिया सेकंड रैंक स्कोर किया है नवंबर 2018 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। तो पुष्प से बात करते हैं। पुष्प, क्या हाल चाल? बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। यस सर। रैंक 2 एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट हुआ? अभी टाइम लगा सर, थोड़ा टाइम लगा। Yes, लेकिन sir. अब नर्व सेटल आउट हो गए सारे। हाँ बिल्कुल। चलो वेरी गुड। पर एक चीज़ है, आपके ये सारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ हैं ये Yes, sir. आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका फर्स्ट रैंक आएगा। यस सर। तो सेकंड रैंक में थोड़े से लोग सब निराश हो गए। बट हाँ, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ सबके चेहरे पे खूब रौनक है, खूब Yes, sir. खुश है सारे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीपीटी से लेकर जर्नी यहाँ इंटरमीडिएट तक, और इसके आगे के क्या प्लान्स हैं? ज़रा वो ज़रूर एक बार सबके साथ शेयर कीजिए। सर हम स्कूल में मैं और हितेश बिल्कुल साथ में थे। हम +1 2 हमने बिल्कुल साथ में की है। अच्छा। और उसके बाद हमने सीए में एंट्री भी साथ में की, सीपीटी हमने साथ में क्लियर किया। और उसके बाद से फिर इंटरमीडिएट के अंदर हम सभी मिले एक दूसरे से, हम सभी फ्रेंड्स बने। तो ये शुरुआत से ही मुझे कहा करते थे कि भाई तेरी तो रैंक पक्की है, रैंक पक्की है। दो मैंने कभी विश्वास किया नहीं इस बात पर, मुझे नहीं लगता था। बड़ा विश्वास था। इन्हें तो फर्स्ट रैंक लेके बैठे हुए थे। बिल्कुल सर, इनको तो पूरा विश्वास था। पर अब किस तरह कहीं ना कहीं सपना दिल में था सर AIR 1 का। अच्छा। बट समहाउ 8 मार्क्स का डिफरेंस रह चलो गया। कोई बात नहीं। मेरी नज़रों में AIR 1 हो या AIR 2 हो या कोई भी AIR जो टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं वो बहुत बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। और मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है मार्क्स का आप एकेडमिकली कह लें कि मार्क्स का 5 10 8 नंबर का कोई फ़र्क है, बट कैलिबर वाइज व्हाट आई फील कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो टॉप 5 टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं इनमें बिल्कुल भी कभी भी कोई अंतर नहीं होता है। तैयारी कैसे करी, एग्ज़ाम्स का अप्रोच कैसे लिया, मेरे को ये पता है। हम लोगों की बात भी हुई थी इस बारे में। आपने एक अटेम्प्ट अपना स्किप किया था। यस सर, मे अटेम्प्ट स्किप। अच्छा, मे अटेम्प्ट था आपका। यस सर। मेरे ख्याल से मे अटेम्प्ट के अंदर सिद्धार्थ आपने क्वालिफाई किया था। जी हाँ सर। हाँ, तो सिद्धार्थ ने मे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और पुष्प का मे अटेम्प्ट ड्यू था मई 2018 का, तो इन्होंने उसको स्किप किया है। एंड ही प्लान्ड कि मैं नवंबर में ही दूंगा अपना पूरी तैयारी करने के बाद। तो सारे सब्जेक्ट्स की अप्रोच कैसे रही? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स कैसे कैसे प्लान किया, कैसे कैसे पढ़ाई करी उनके लिए? सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने हमारे उसके ऊपर पकड़ बनती है सब्जेक्ट अच्छा, के तो ऊपर। क्वेश्चन सॉल्व किए। बिल्कुल सर, अपने हाथ बहुत से सारे solve स्टूडेंट्स किए। क्या करते हैं, क्वेश्चंस की एडिटिंग करते हैं। यस सर। ठीक है, एडिटिंग कहते हो, कह लो ऑडिटिंग Auditing, कह लो, yes, तो उसके ऊपर वो सोल्यूशन हाथ में तो उसके टिक मार्क लगाते रहते हैं। तो क्या आपने भी ये टिक मार्क लगाई या प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व सर किए? अपने हाथ से सॉल्व किया, टिक मार्क का कोई बेनिफिट नहीं है सर। अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व किए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने हाथ से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। जब तक आप अपने हाथ से उनको सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो मज़ा नहीं आने वाला है। अच्छा, थ्योरी आपने कैसे प्रूव किया फिर? थ्योरी सर पूरी पहले एंटायरली रीड की, विजुलाइज किया उसको, जो भी रीड करके विजुलाइज किया। ओके। यस सर। उसके बाद जो भी जैसे आज रीड किया तो नेक्स्ट डे उसको जितना जल्दी उसके फिर से रिवाइज करना है। हाँ, मेरा भी ये मानना रहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हम लोग उस चीज़ को रिवाइज कर लें तो वो रिवीजन करने के बाद वो चीज़ हमारे बिल्कुल मन में बैठ जाती है। एग्जैक्टली सर। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आज कुछ पढ़ा और हफ्ता तक उसको दोबारा टच नहीं किया, जब हफ्ते बाद दोबारा उसको पढ़ने बैठते हैं तो दोबारा से उतना ही टाइम लगाना पड़ता है जो उन्होंने पहले दिन लगाया था। बिल्कुल फ्रेश लगता है फिर। हाँ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कर लेते हैं। अच्छा, उसके कोई थ्योरी नोट्स वगैरह भी बनाए थे आपने अपने हाथ से? सर बस लॉ के मैंने चार्ट्स बनाए थे खुद के हैंड रिटन। लॉ के फ्लो चार्ट्स टाइप हाँ, आपने बनाए yes, थे। पर टैक्स में तो मेरे को याद आ रहा है कि आपने रजिस्टर भरे हुए हैं पूरे। Yes, सब sir. कुछ आपने अपने हाथ से एक एक चीज अपने हाथ बिल्कुल से सर, लिखी हर हुई आप लोगों कंसेप्ट ने। अपने हाथ से लिखा हुआ हमने पहले उसमें। चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक। Yes, sir. अच्छा, लिखने का क्या फायदा होता है, क्या एडवांटेज मिलता है लिखने सर से? खुद के हाथ से लिखते तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है, बिल्कुल छप जाती है, तो हमें रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। रिवाइज करने में आसानी होती है। वो पेज
एज इट इज पूरा याद आ जाता है। जैसे आप आंखें बंद करते हो ना, वो पूरा पेज आपके आंखों के सामने आ जाता है जब आपने अपने हाथ से लिखा होता है। पूरा कंक्लूजन होता है ना उसके अंदर, पूरा एंटायर टेक्स्ट रीड नहीं करना पड़ता स्टडी मटेरियल जैसे कितना बल्कि होता है। हाँ, स्टडी मटेरियल के, पर स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना। स्टडी मटेरियल के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को टच करना है, सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने उनको करके जाना है। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा बना हुआ है सी इंस्टीट्यूट का, और जो लेटेस्ट इन्होंने अभी इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल दिया है वो काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है। उसको बिल्कुल भी किसी लिहाज से इग्नोर नहीं करना, कोई भी सब्जेक्ट हो। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है या टेंशन होती है या जो पेपर तंग करते हैं वो लॉ का है, ऑडिट का है, ITSM का है, जो खास तौर पर ITSM, तो ये आपने कैसे प्रिपेयर किए? इनकी तैयारी आपकी कैसी थी? सर जहाँ तक EIS की बात है तो उसमें हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर मेमोरी ट्रिक्स बहुत उसमें रोल प्ले करती है बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं उसमें, तो इसलिए हमें मेमोरी ट्रिक्स बहुत बेनिफिट करते हैं उसमें। अच्छा, एक चीज़ जो स्टूडेंट्स के मन में बार बार आती है कि भाई एग्जैक्ट लैंग्वेज जो स्टडी मटेरियल में है, एग्जैक्ट लैंग्वेज जो हमारे RTPs में है वही कर लिखेंगे तो पास होंगे, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बस एक रूमर है कि ऐसा सर प्रैक्टिकल भी नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड क्रैम कर पाए। वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप एज इट इज कोई चीज़ याद कर लो और एज इट इज जाके एग्जाम में लिखा हो। मेरे को लगता है वो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। तो आपने वो उसको कैसे फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे बार बार रिपीट होते हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। तो इनके बातों को अगर मैं लेके चलूँ, कुछ कीवर्ड्स हैं एक पैराग्राफ के अंदर, 5 से 6 कीवर्ड्स हैं, तो अगर आप वो कीवर्ड्स को उठा के अपनी तरफ से पैराग्राफ बनाते हो तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम के दौरान कीवर्ड्स को किसी तरीके से आप हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, कुछ बॉक्स बना दो, कुछ भी ऐसा करके ताकि एग्जामिनर वो कीवर्ड को एकदम से पकड़ ले, कैच कर ले, रीड कर ले और आपको उसके नंबर दे दे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑडिट में भी यस, ऑडिटिंग के लिए तो देखो वैसे तो थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन वैसे सबसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो। तो हमें अभी सिद्धार्थ ऑडिट के बारे में बताएंगे। ही इज वर्किंग एज एन आर्टिकल इन अर्नस्ट एंड यंग, तो सिद्धार्थ से बात करेंगे। स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, हाँ स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में है, तो अभी सिद्धार्थ से हम लोग बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में। अकाउंट्स, अच्छा आपके मेरे को पता है कॉस्टिंग में 100 में से 100 नंबर है। यस सर। अरे भाई, ये कॉस्टिंग CMA के अंदर 100 में से 100 नंबर, ये प्लान था? इसके ऊपर कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करी थी या जस्ट हैपेंड कि मैं मेहनत कर रहा हूँ? मेहनत तो लगभग कहते हैं ना सभी इक्वली किया था सब सब्जेक्ट्स पर, बस वही प्रैक्टिस पे बात होती है सर। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने उसी चीज़ में परफेक्ट बनते जाते हैं ना। तो कोस्टिंग की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी। लेकिन वो बात यह है कि उसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी करी आपने, क्योंकि सिर्फ आप सोल्यूशन 100% परफेक्ट कराएं और आपको 100 नंबर मिल जाए, मेरे को थोड़ा सा उस पर अप्रहेंशंस आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि 100 नंबर आएंगे आपके जब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी और साथ साथ में आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके सोल्यूशंस को लिखा होगा। और कटिंग्स वगैरह नेग्लिजिबल हुई थी सर। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और जो स्टूडेंट्स बार बार बात पूछते हैं और ख़ास तौर पर सुनना चाहते हैं आप जैसे रैंक होल्डर से कि भाई सेक्शन क्या सारे याद करने हैं और सारे सेक्शन एग्जाम में लिख के आने, ये इसके बारे में नहीं सर, ऐसा ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंस्टीट्यूट तो खुद कहते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पे ज़रूरी नहीं होता, बट वही है ना कि प्रेजेंटेशन के लेवल से बहुत अच्छा रहता है अगर आप सेक्शंस कोट करते हैं तो। अगर सेक्शंस कोट करते हैं, लेकिन हाँ सेक्शन गलत कोट नहीं करना। हाँ, अगर सेक्शन नहीं आता तो आप मत कोट कीजिए, वो चलेगा, बट गलत कोट किया तो सर फिर वो अफोर्डेबल नहीं है, फिर वो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। उस केस पे फिर आपके गलत कोट करने पे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा घर में माहौल कैसा है? मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? गली मोहल्ले में माहौल कैसा है? ये सारे दोस्त यार, ये क्या कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये फ्रेंड तो उस समय मेरे साथ ही था जब प्रेसिडेंट सर का कॉल आया। अरे वाह, क्या बात है। तो हम दोनों साथ में थे, ये बता रहा था कि बहुत अच्छा मूवमेंट था वो। और उसके बाद सर बस फ़ोन कॉल्स की झड़ी लग गई सर। फ़ोन कॉल्स की झड़ी लग गई सर। अच्छा, आप सबको मैं बता देता हूँ, हमारे पास मेरे पास मे एग्ज़ाम के अंदर भी फर्स्ट रैंक होल्डर थी दीपा, थर्ड रैंक होल्डर थे पार्थ, अब हमारे पास सेकेंड रैंक होल्डर है पुष्प। सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ यहाँ पे कि जितने भी ये टॉप 3 रैंक होल्डर्स होते हैं, इन सभी रैंक होल्डर्स को पर्सनली हमारे सी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट साहब कॉल करते हैं और ये कॉल करके इनको इन्फॉर्म किया जाता है, और वो भी नॉर्मल रिजल्ट अनाउंस होने से 1.5 से 2 घंटा पहले इनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ जब दीपा और पार्थ के पास प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन आया तो हम लोगों को उन्होंने इमीडिएटली बताया, हमने इमीडिएटली फेसबुक के ऊपर वो अनाउंस किया था। एंड समथिंग ऑफ दैट कैन हैपन दिस टाइम ऑल्सो। और स्टूडेंट्स हैरान हो रहे थे कि सर वेबसाइट पे तो रिजल्ट है नहीं और आप कह रहे हो कि सेकंड रैंक आपके पास है, फर्स्ट रैंक आपके पास है, लास्ट टाइम आपने ऐसे कहा, तो ये कैसे होता है?
तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट साहब का पहले से फ़ोन आ जाता है टॉप रैंक होल्डर्स को, और रैंक होल्डर्स फिर आगे हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो हम लोग फिर बाकी सारी दुनिया के साथ ये शेयर कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब ने जब कहा फ़ोन आया तो विश्वास हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ सर। तो क्या आपने क्या रिएक्शन दिया उनको? सर सबसे पहले तो मैं यही विश्वास नहीं हो कि खुद प्रेसिडेंट सर का कॉल आया मेरे पास। यस यस। उसके बाद सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया एकदम से टॉप 3 रैंक्स में। हाँ। फिर मैंने सर को थैंक यू बोला, सर ने भी काफ़ी ग्रीटिंग्स दी, विशेस दी, और सर ने कहा कि पूरे सिरसा को कांग्रेचुलेशन। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे सिरसा की को मुबारकें, पूरे हरियाणा को मुबारकें। ये मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे यही बात कर रहा था कि एक ट्रेंड जो पास्ट में था कि बड़े शहर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये जो बड़े शहर हैं, ये शहर बड़े शहरों से रैंक होल्डर्स आते हैं, लेकिन अब सिरसा एक वैसे तो बहुत जाना पहचाना नाम है, लेकिन अगर हम लोग एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल से सिरसा का नाम इस बार आपने बहुत रोशन किया। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। और अब आगे के क्या प्लान्स है? आर्टिकलशिप का क्या आर्टिकलशिप का सर अब मैं बिग 4 में ट्राई करना चाहूँगा। बिग 4 में ट्राई करोगे? आपका तो दोस्त बिग 4 में है, अर्नस्ट एंड यंग में स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट में है सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी सिरसा से है। इन्होंने मई के अंदर अपने दोनों ग्रुप क्वालिफाई किए थे, और उसके बाद मई 2018, हाँ मई 2018, एंड उसके बाद ही अप्लाइड फॉर मेनी सीए फर्म्स आर्टिकलशिप के लिए, एंड प्रेजेंटली ही इज़ इन अर्नस्ट एंड यंग। और जो एक नोशन, एक जो सोच, एक थॉट प्रोसेस जो बना रहता है स्टूडेंट्स का कि अर्नस्ट एंड यंग जैसे बिग 4 में जाना है, तो भाई उसके लिए तो जैक चाहिए, उसके लिए हमें सिर्फ मेरिट पे काम नहीं चलेगा। आपके सिर्फ नंबर अच्छे आ गए, आपने दोनों ग्रुप्स पहली बार में पास कर लिए, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको आर्टिकलशिप मिल जाए, ऐसा नहीं होता बिग 4 में। ये एक नोशन बना हुआ है, बट सिद्धार्थ हमें बताएंगे कि इन्होंने इस नोशन को कैसे तोड़ा है। विदाउट एनी रेफरेंस, ओनली सोल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, गोइंग फ्रॉम सिरसा टू गुड़गांव विद इन हरियाणा। IGST नहीं लगा, CGST में रह गए, तो विद इन हरियाणा इन्होंने सिरसा टू गुड़गांव का सफ़र कैसे तय किया। और स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं। तो सिद्धार्थ, आपकी ये जर्नी कैसी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम CPT टू IPCC या क्वालिफाई करना, उसके बाद फिर आंसर जहाँ तक पहुँचना, कैसे फील होता? थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमने CPT हमने सब ने इकट्ठे दी थी, जिसमें हमने +2 के बाद हमने सब ने CPT अटैम्प्ट इकट्ठे दिया था, जिसके रिगार्डिंग सब हम CPT में क्लियर हो गए। हमने जब IPCC की कोचिंग स्टार्ट की इकट्ठे, जब IPCC की कोचिंग जब स्टार्ट की हमने, तो हमने सबने ये प्लान बना रखा था कि अच्छे से स्कोर करके हम सब इकट्ठे पास होंगे एंड कहीं ना कहीं एक अच्छी फर्म में साथ में आर्टिकलशिप करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं इस पर बताऊँ, ये बड़ी खुशी हो रही है ये देखते हुए कि ये जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है, अभी इसमें बता रहा हूँ हम लोग 3 और 2 5 है, ये 5 नहीं है, ये 5 से ज़्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास हम लोग सिर्फ 5 ही यहाँ पे इकट्ठे हो पाए हैं। ये सारे के सारे जो इनका ग्रुप है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 11 या 12 का 17, एक ललित ने कहा 17 स्टूडेंट्स हैं। 17 के 17 स्टूडेंट्स जो सिरसा के ये जो फ्रेंड सर्कल है इनका, सब ने ग्रुप 2 और ग्रुप 1 क्वालिफाई कर लिया, सब ने इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर लिया। और अब ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी आर्टिकलशिप के लिए बिग 4 के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, नो जुगाड़बाजी, नो रेफरेंसेस, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच सर। सो बेसिकली जब हमने IPCC की कोचिंग जब स्टार्ट की थी, हमने सब इकट्ठे पढ़े थे, इकट्ठे उठते थे, बैठते थे, एंड सुबह से 6 बजे जाकर शाम को 9 बजे जब घर आते थे। एक सपना था मन में कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करके जल्दी जल्दी अटैम्प्ट क्लियर करके एक अच्छी सी फर्म में आर्टिकलशिप करेंगे एंड उसके बाद में एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। इसके रिगार्डिंग जब मई में हमने अपने एग्ज़ाम दिए, जिसमें से पुष्प ने नहीं दिया, मैं स्किप किया। हाँ, हमने इनका यही प्लान बन रहा था कि पुष्प एंड मैं एक अटैम्प्ट छोड़ेंगे एंड नवंबर में दोनों अटैम्प्ट देंगे। फिर जिसके रिगार्डिंग जब फरवरी, मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता सिद्धार्थ तो 1 और 2 दोनों सिरसा के थे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग। सो मेरा ऑलमोस्ट डिसीजन तय था कि एक अटैम्प्ट छोड़कर मैं भी पुष्प के साथ नवंबर में अटैम्प्ट दूंगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने इससे पुष्प से बात भी करी थी, मैंने घर वालों से भी बात की थी, मैंने अपनी फैकल्टी से बात करके जोर सर से बात की थी। सर कहते ज़रूर छोड़ना चाहिए तुम्हें। सो समहाउ मेरा एक माइंड सेटअप चेंज हुआ, तो फरवरी के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अटैम्प्ट नहीं छोड़ना चाहिए एंड आई अपीयर फॉर द मई अटैम्प्ट,
जिसके रिगार्डिंग मैंने जब एग्ज़ाम दिया उस टाइम न्यू कोर्स पहली बार अटैम्प्ट कर रहा था मैं, सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर द टीचर्स ऑल्सो कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आई एंड हमारा सिलेबस भी बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे ही कंप्लीट हुआ, जिसके रिगार्डिंग कंपैरेटिवली दिक्कत आई जो पहले के एक ओल्ड कोर्स स्टूडेंट एंड न्यू कोर्स स्टूडेंट की रिगार्डिंग मैं बात करूँ। एक सब्जेक्ट भी बढ़ गया, था, सो कंपैरेटिवली कोचिंग प्रेशर भी हमारे लिए बढ़ गया था एंड कहीं ना कहीं प्रेशर था कि हाँ कहीं ना कहीं निकालना है। सो सी इंटरमीडिएट या सी ए फाइनल की अगर बात करो तो एक ऐसा एग्जामिनेशन पॉइंट है जहाँ पर आपको डे 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है। अगर आप कहो कि आखिरी 2 महीने में पढ़कर आप निकाल दोगे, सो आप एक बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। कंसिस्टेंट हार्डवर्क है ये, कंसिस्टेंट एक हार्डवर्क है। मैं इसको हमेशा ऐसे कंपेयर करता हूँ कि जब आपने कोई नदी पार करनी होती है तो वो जो नाव वाला होता है वो नाव वाला चप्पू जो है वो कंसिस्टेंटली चप्पू मारता रहता है जिसकी वजह से वो नाव नदी पार कर पाती है। हाँ। तो अगर आप वो चप्पू प्रॉपरली नहीं चला रहे हैं और कंसिस्टेंटली अगर आप वो नहीं चला रहे हैं तो डेफिनेटली वो नदी पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली सर, वही बात कहना चाहता था कि कहीं ना कहीं पुष्प ने, ललित ने एंड मयंक ने एंड मैंने काफ़ी जनों ने इकट्ठे स्टडीज़ की थी। हमारा लगभग पूरा दिन ट्यूशन कोचिंग सेंटर पे बीत जाता था और शरारतें भी साथ में हमने बहुत की है, बहुत सारी, खासकर जब सैस में जब साथ बात करते थे तो सभी मतलब अच्छे तरह जवाब देते थे, कभी भी इग्नोर नहीं किया हमें। एंड व्हाट्सएप पे भी क्वेरीज की रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो हमने सर ने प्रॉपर सपोर्ट किया हमें हर वक्त, जिस वक्त हमें ज़रूरत थी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जब ज़रूरत थी तब सर ने हमें साथ दिया, कॉल अटेंड सारे अटेंड करते थे एंड मैसेज के जवाब सारे देते थे। उसके रिगार्डिंग में हमने काफ़ी हेल्प किया। हम लोग दिल्ली में भी सब इकट्ठे हो चुके हैं। एक बार हम दिल्ली भी आए थे सर से मिलने, हम लोग इकट्ठे हुए थे जब कॉरेस्पॉन्डेंस के एग्जाम्स थे, इनके कॉरेस्पॉन्डेंस के एग्जाम, और वहाँ पे भी हम लोगों ने गेट टुगेदर किया था और बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स थे वहाँ पे। फिर हम लोगों ने डिनर भी किया था, सारे हम लोगों ने वहाँ पे डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो दैट काइंड ऑफ अ बॉन्ड वी पीपल शेयर। और एक ट्रेंड सा ऐसा चला हुआ है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो एक बड़ा कमर्शलाइज्ड सा हो चुका है। लेकिन लेट मी टेल यू विद मी एटलीस्ट, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सिरसा के इस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स वाराणसी के हैं, पटना के हैं, लखनऊ के हैं, कहीं पे भी वो कमर्शियल रिलेशन बिल्कुल नहीं रहा या नहीं रखा। और एक स्टूडेंट टीचर का जो एक हैंड होल्डिंग वाला जो प्रोसेस है वो हमेशा से मैंने पूरा करने की कोशिश करी है और उसके रिजल्ट्स हैं हमारे सामने हैं। यहाँ पे ये सारे रिजल्ट्स, पुष्प हमारे साथ, सिद्धार्थ हमारे साथ, मयंक आपका भी इस बार क्वालिफाई किया आपने। yes, और आगे के प्लान्स क्या आपके? मैंने भी अब बिग 4 के लिए ट्राई करना है कि एक बार इंटरव्यू दूँ, उसके देखूँ कैसे करता हूँ क्वालिफाई। बिग 4 के लिए जाना था, पहले ये था मान कि यहीं से करूँगा, फिर घर वालों ने सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। नहीं, आपको तो बड़ा अच्छा सपोर्ट एक मिलेगा सिद्धार्थ से। जो है वो ईवाई के अंदर लगा हुआ है कि इससे अच्छा सपोर्ट रहेगा। मेरे ख्याल से वो एक पुलिंग फैक्टर, एक मैग्नेटिक फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। ललित, आपका भी दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई हुए, बहुत बहुत मुबारक आपको भी बेटा, बहुत बहुत मुबारक। दोनों ग्रुप क्वालिफाई हुए सर? मे में। अच्छा, आपने मे में एग्ज़ाम देना है, ओके। तो मेरे ख्याल से अब रैंक 2 के बाद रैंक 1 की अगर हम लोग कोशिश करें यहाँ पे तो बिल्कुल हो सकती है। तो बेटा ये हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्कशन था सभी स्टूडेंट्स के साथ। मैं चाहूँगा आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछें। यूट्यूब पे ही अगर आप पूछना चाहें या व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप पूछना चाहें, टेलीग्राम पे पूछना चाहें, तो डेफिनेटली विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू पीपल। ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ मैं इनसे पूछना चाहूँगा सभी से, क्योंकि सबने ग्रुप 2 क्वालिफाई किया हुआ है और दोनों ग्रुप्स क्वालिफाई किए हुए हैं। पुष्प, लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम से पहले सेल्फ स्टडी कितने टाइम के लिए? सर 3 और 4 मंथ्स के लिए वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर रैंक। 3 से 4 महीने कम से कम की सेल्फ स्टडी है, जब आपने कोचिंग क्लासेस में नहीं जाना है और घर पे बैठ के आपने सारी चीज़ों को पढ़ना है। सारी चीज़ों को पढ़ना है। और कितनी बार रिवीजन, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इवन दो मैं ये हमेशा मानता हूँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मे बी मयंक 1 बार में याद कर ले, मे बी ललित 2 बार में याद कर ले, मे बी मेरे को 6 बार में याद हो। दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। पर फिर भी एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया कि हाँ इतनी बार तो एक्चुअली क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, कितनी क्वालिटी से करते तो शायद 2 बार में भी रैंक के लिए प्रिपरेशन हो सकती है। रैंक, अच्छा रैंक के लिए प्रिपरेशन हो सकती है, इसका मतलब रैंक के लिए आपने भी प्रिपेयर किया?
यस सर। रैंक प्रिपेयर कैसे किया आपने? सर मैं बस यही चाहता था कि मतलब मुझे सब चीज़ आती हो अच्छे से, मैं सब कुछ अटेम्प्ट कर पाऊँ। अच्छा, मेरे को जो याद आ रहा है, हम लोग सब जब दिल्ली में लास्ट टाइम मिले थे, अभी तो आज हम लोग सिरसा में हैं, लास्ट टाइम जब दिल्ली में मिले थे तो मैंने आपको ये कहा था कि ये देखो कि पिछले 2 बार में जो रैंक होल्डर्स हैं उनका स्कोर क्या है। यस सर। जो उन्होंने स्कोर किया है लगभग अंदाजन उतना ही स्कोर मेरे को भी करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं कि 800 नंबर का आपका पूरा पेपर है, जिसमें से 550 नंबर पे रैंक आ रहा है, 50th रैंक आ रहा है, लेट अस अज्यूम, तो 550 नंबर एक बेंचमार्क बन गया नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आपको कम से कम 550 नंबर तो स्कोर करने ही हैं 800 में से रैंक स्कोर करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि वो 550 नंबर आप कहाँ से लेके आ पाते हैं। आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? क्या आप प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्ट्रांग हैं? तो अगर आप प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हैं तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, एफएम, ये आपके पास पेपर आ रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। अगर आप कहते हो नहीं मैं प्रैक्टिकल में शायद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो भाई ऑडिट, ITSM ऐसे पेपर हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और अगर दोनों करें जैसे इन लोगों ने किया तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बट देन दैट शुड बी अ बेंचमार्क। 550 नंबर फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल कह रहा हूँ, ये 550 नंबर पर रैंक आ रहा है तो 550 नंबर मेरा बेंचमार्क है, उतना तो मेरे को उसको स्कोर करना ही करना है। उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा हो जाएगा। पुष्प, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या स्कोर रहा? सर अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 1 के ग्रुप 1 अकाउंटिंग 96 बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 71 एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 आउट ऑफ 100। ये देखो जी 100 में से 100 नंबर। भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आज पेपर देने बैठ जाऊं तो शायद मैं 100 में से 100 स्कोर नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत अच्छा स्कोर है। थैंक यू सर। टैक्सेशन 81 एडवांस्ड अकाउंटिंग 76 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस 68 EIS SM 69। तो दैट मींस सारे पेपर जो हैं उसके अंदर आपके 60 प्लस चल रहे हैं। यस सर। एंड FME को 88 तो 8 नंबर का गैप है फर्स्ट रैंक के साथ, पर कोई बात नहीं, हमारी नज़रों में तो आपका ही फर्स्ट रैंक है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। एंड आज के लिए हम लोग यहाँ तक, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम यू कैन बी द रैंक होल्डर, नेक्स्ट रैंक होल्डर आप भी हो सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि इसी तरह का एक गेट टुगेदर मैं आपके साथ भी करूँ। टिल द टाइम, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।